नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीट पेपर लीक को लेकर पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बड़े हमले की, बंगाल में जारी हिंसा पर भड़की टीएमसी की। जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। देखेंगे केरलम सरकार के शपथ ग्रहण की क्या है तैयारी, बिहार बीजेपी में क्यों शुरू हुआ अंदरूनी टकराव, जानेंगे मोदी सरकार के खिलाफ नायडू ने किया क्या ऐलान, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को पॉस्को मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत, भेजे गए चल्लापल्ली जेल। सीजे सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान पर आई सफाई को लेकर टीएमसी नेता का तंज, साकेत गोखले बोले पीएम की डिग्री भी जांच के लिए होनी चाहिए सार्वजनिक। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम और 51 निकाय चुनावों में वोटिंग खत्म, अब नतीजों का इंतजार। स्वीडन दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर पीएम क्रिस्टरसन ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला का मामला, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अदालत ने परिसर को बताया है सरस्वती मंदिर। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नीट पेपर लीक को लेकर अब तक तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही थी, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम से ही मांग की है कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। दूसरी तरफ सीबीआई की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे सरकार की नाकामी परत दर परत उजागर हो रही है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। मामले की जांच जारी है और आए दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। पहले की ही तरह इस बार भी जांच की कमान सीबीआई के हाथ में है और अब जांच की आंच महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। इस सिलसिले में अब पता चला है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो 2 पेपर सेट प्रिंट करवाए थे, वो दोनों ही सेट लीक हो गए थे। बायोकेमिस्ट्री के सवाल तो हूबहू मैच कर गए, जबकि फिजिक्स के सबूत बटोरे जा रहे हैं। पुणे, नासिक और लातूर के बाद सीबीआई की टीम ने नांदेड़ के विद्युत नगर में छापेमारी की। नासिक से दबोचे गए आरोपी शुभम खैरनार ने नांदेड़ के एक परिवार को लाखों में गेसिंग पेपर बेचे थे। वहीं एक और आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर अपनी रही सही साख बचाने के लिए एनटीए ने अब आनन फानन में पेपर सेट करने वालों और ट्रांसलेटर्स की पूरी टीम को ही बदलने का फैसला किया है। इस पूरे मामले पर सियासी पारा भी 7वें आसमान पर है। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लेते हुए पीएम से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की बड़ी मांग कर दी है, जिससे विदेश में बैठे पीएम नरेंद्र मोदी पर दबाव और बढ़ गया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि नीट 2024 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई ने जांच बिठाई, एक कमेटी बनी। नीट 2026 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कर रही है, एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? #सैक प्रधान। दरअसल इसी साल 3 मई को देश भर में नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, लेकिन इम्तिहान से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। जब मामला सामने आया और सरकार घिरने लगी, तो आनन फानन में उसे ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब ये परीक्षा 21 जून को होनी है। गौरतलब है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब नीट का पेपर लीक हुआ हो। आप जानते हैं कि आज से ठीक 2 साल पहले यानी 2024 में भी नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल हुआ था। तब भी सीबीआई जांच बैठी थी और कमेटियां बनी थी, लेकिन सरकार ने उस घटना से कोई सबक नहीं लिया। सरकार ने इस बार भी जांच सीबीआई को तो सौंप दी है, लेकिन लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सवाल बरकरार है कि आखिर कब तक सरकार की नाकामी का खामियाजा लाखों छात्र भुगतते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी की मांग पर मोदी अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करेंगे?
वैसे संभावनाएं तो न के बराबर है, लेकिन इस मामले में आगे का घटनाक्रम क्या रहता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, जिसे लेकर अब टीएमसी का गुस्सा फूट पड़ा है। टीएमसी के 4 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने घटनास्थल का दौरा किया और राज्य की बीजेपी से लेकर केंद्र की बीजेपी के खिलाफ तक तीखा हमला बोला है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन राज्य में बीजेपी के आते ही बवाल शुरू हो गया है। कई जगह हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। टीएमसी के कई नेता और कार्यकर्ता भी इसकी चपेट में आए हैं, जिसके बाद टीएमसी के 4 सदस्यों की टीम ने पश्चिम बंगाल के 3 जिलों का दौरा किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। पार्टी ने दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर और हुगली जिलों का दौरा करने के लिए 3 टीमें गठित की, ताकि उन पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की जा सके, जिन्हें चुनाव के बाद हिंसा का सामना करना पड़ा है। इस दौरान डेलीगेशन में शामिल टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने कहा, हम जिस इलाके में गए, हमने वहां अपने संगठन के लोगों से बातचीत की, हमने घायल लोगों से मुलाकात भी की जिन्हें मारा पीटा गया था। ये तय है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही की है। थाने में शिकायत दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमें जो तथ्य मिले हैं वो सभी हम ममता दीदी को भेज देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी के लोगों ने ही तोड़फोड़ मचाई है। ये तय है कि जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, और जो सबसे दुखद बात है, बंगाल की जनता को बोला गया था कि सेंट्रल फोर्सेस को लाया जा रहा है लोगों की सुरक्षा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी के आते ही हिंसा शुरू हो गई है और अब इस पर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। टीएमसी भले ही चुनाव में हार गई हो, लेकिन उसके रुख से साफ है कि वो बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, साथ ही एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, वहीं केरलम में यूडीएफ सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मनोनीत मुख्यमंत्री बीडी सतीशन और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ के बीच हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्रियों के नामों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया। तो सतीशन मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे शामिल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 2026 केरलम विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। 140 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों का विशाल बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में भारी उत्साह है। राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन 18 मई को भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्य की नई सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 21 सदस्य होने की उम्मीद है। खबरें हैं कि कांग्रेस को मंत्रिमंडल में 11 पद मिलने की संभावना है, जिसमें मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है। सतीशन कैबिनेट में शामिल होने के लिए जिन वरिष्ठ नेताओं के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, उनमें रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, के मुरलीधरन, तिरुवंचूर राधाकृष्णन, एपी अनिल कुमार, पीसी विश्वनाथ, एम लीजू, चांडी ओमन और बिंदु कृष्णा शामिल हैं। अगर संभावित लिस्ट की बात करें तो कांग्रेस से 12 विधायक, आईयूएमएल से 5 विधायक, आरएसपी से 1 विधायक, केरलम कांग्रेस जोसेफ गुट से 1 विधायक, केरलम कांग्रेस जैकब गुट से 1 विधायक और सीपीएम से 1 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस कोटे से पूर्व नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला को गृह या वित्त जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। महिला प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए भी कम से कम 2 महिला विधायकों को कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। केरल में शपथ ग्रहण से पहले कैबिनेट बर्थ की पूरी अलॉटमेंट सामने आ चुकी है, तो बिहार बीजेपी में जारी अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आ गई है। दावे किए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी, जिन्होंने हाल ही में सीएम पद की कमान संभाली है, अब उनका ही पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि वो नीतीश के करीबी हैं। तो क्यों किए जा रहे हैं ऐसे दावे और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद से ही एनडीए में खींचतान की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद बीजेपी के अंदर ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सम्राट का बाहरी होना। सम्राट चौधरी मूल रूप से बीजेपी के नहीं है, वो जेडीयू से बीजेपी में आए हैं, इसलिए संघ के करीबी सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन नीतीश के दबाव में बीजेपी आलाकमान को मजबूरी में सम्राट चौधरी को सीएम बनाना पड़ा। तभी से पार्टी के अंदर एक धड़ा उन्हें नापसंद कर रहा है और इस बीच ललन सिंह के एक बयान ने बीजेपी के अंदर हलचल को बढ़ा दिया
दिया है। लखीसराय में एक सार्वजनिक मंच से लोगों को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी चुना है। सम्राट चौधरी ने भी संकल्प लिया है कि वो आगे नीतीश कुमार के बनाए रास्ते पर ही चलेंगे और विकसित बिहार बनाएंगे। अब केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह के इस बयान ने बिहार एनडीए की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा वर्ग हमेशा ये चाहता है कि पार्टी का नेतृत्व अपने दम पर मजबूत दिखे, न कि किसी सहयोगी दल की पसंद के तौर पर। और ललन सिंह के इस बयान के बाद हो सकता है कि सम्राट चौधरी के कद को घटाने की कोशिश शुरू हो जाए, यानी नीतीश के करीबी होने का खामियाजा उन्हें आने वाले दिनों में भुगतना होगा। अब जानकार कह रहे हैं कि ललन सिंह का ये बयान सोचा समझा संदेश है। बिहार में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार बनते ही पार्टी में अंदरूनी टकराव दिखाई दे रहा है। वहीं केंद्र सरकार में बीजेपी के सहयोगी भी छिटकते दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्य परिसीमन के खिलाफ अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। श्रीकाकुलम जिले के नरसनपेटा में कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायडू ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मैंने एक नया फैसला लिया है। तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और अगले महीने में इसकी पूरी जानकारी जारी की जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने फैसला उस वक्त लिया है जब देश में परिसीमन करने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल बजट सत्र के आखिरी दिनों में संसद में केंद्र सरकार ने परिसीमन का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बहुमत नहीं होने के चलते प्रस्ताव गिर गया था। माना जा रहा है कि परिसीमन के तहत संसद में नॉर्थ इंडिया के राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है और इसका सीधा असर दक्षिण के राज्यों पर पड़ेगा। चूंकि उत्तर भारत में ज्यादातर राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में संसद में भी बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार की इसी राजनीति से बचने के लिए सीएम नायडू ने फैसला लिया है। सीएम नायडू के फैसले को लेकर ये भी माना जा रहा है कि परिसीमन को लेकर उन्होंने पीएम मोदी पर दबाव बनाने के लिए कदम उठाया है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी टकराव बढ़ सकता है। नायडू ने परिसीमन के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने अपने ऐलान से मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है और इस बीच जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में अब खौफ की सियासत हो रही है और मुसलमानों को डराया जा रहा है। मदनी ने वंदे मातरम की अनिवार्यता, यूसीसी और मदरसों पर कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी कि खौफ से किसी को झुकाया नहीं जा सकता। देखेंगे रिपोर्ट। जमीयत उलेमा हिंद की कार्य समिति के 2 दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मौजूदा सियासी हालात पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अब नफरत की जगह डराने धमकाने की सियासत ने ले ली है और मुसलमानों को ये एहसास कराया जा रहा है कि उन्हें अब शर्तों के साथ जीना होगा। मौलाना अरशद मदनी ने कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आइए एक एक कर समझते हैं कि उन्होंने किन किन मुद्दों पर क्या कहा। मदनी ने इल्जाम लगाया, पहले की सरकारें मुसलमानों को सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक रूप से पीछे धकेलना चाहती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत सीधे इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मुसलमानों को उनके हक किसी सरकार ने नहीं बल्कि संविधान ने दिए हैं। मुसलमान प्यार और मोहब्बत से झुक सकता है, लेकिन ताकत और खौफ के बल पर उसे कभी झुकाया नहीं जा सकता। वहीं हालिया विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए मदनी ने कहा कि यहाँ चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ और मुसलमानों को धमकियां दी गई। उन्होंने नेताओं के उस रवैये को जमहूरियत का अपमान बताया जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही वंदे मातरम को राष्ट्रगान यानी जनगण मन के बराबर दर्जा देने और शैक्षणिक संस्थानों में इसे लाजमी बनाने के फैसले पर जमीयत ने कड़ा विरोध जताया है। मदनी ने इसे धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया और चेतावनी दी कि हुकूमत ने फैसला नहीं बदला तो जमीयत अदालत तक जाएगी। इसके अलावा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। मतदाता सूची सुधार यानी एसआईआर प्रक्रिया को मदनी ने एनआरसी की तरह खतरनाक बताया। बंगाल का हवाला देते हुए उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपने सभी जरूरी कागजात संभाल कर रखें और फॉर्म सावधानी से भरें, क्योंकि इसके जरिए एक वर्ग को निशाना बनाया जा सकता है। मदनी यही नहीं रुके। मदरसों और मस्जिदों पर हो रही कार्रवाई पर मदनी ने कहा, इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए। सोवियत रूस टूट गया, लेकिन वहाँ इस्लाम कायम रहा। मदरसों के मसाइल को सुलझाने के लिए जमीयत जल्द ही अपना एक केंद्रीय और प्रांतीय मदरसा बोर्ड बनाएगी। आखिर में मदनी ने मुल्क की आवाम से अपील की कि वो इस उग्रवाद और नफरत की सियासत के खिलाफ एकजुट हो, ताकि देश में भाईचारा और अमन चैन कायम रह सके। अब उनकी इस अपील का क्या नतीजा निकलता है,
ये देखना होगा। मोदी सरकार के खिलाफ मदनी बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है तो पश्चिम एशिया में भी जंग की आशंका बढ़ गई है। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ है और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भीषण युद्ध की धमकी दी थी, जिस पर ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। और अब जिस तरह से यूएई पर अटैक हुआ है उसके बाद पूरे क्षेत्र में तहलका मच गया है। तो क्या पश्चिम एशिया में शुरू हो चुकी है जंग? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान में दोबारा जंग छिड़ती दिखाई दे रही है। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया गया है। उसके अल धाफरा क्षेत्र में स्थित बरका परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले के कारण एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग के साफ संकेत दे रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर एक के बाद एक कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसका संदेश साफ है कि अब जंग छिड़ने वाली है। एक तस्वीर में ट्रंप आक्रामक मुद्रा में एक वॉरशिप पर खड़े हैं। उनके पीछे अमेरिकी नौसेना के अधिकारी भी हैं। अमेरिकी और ईरानी युद्धपोत आमने सामने टकराव की स्थिति में है। आसमान में बिजली गरजने के साथ समुद्र में तेज लहरें देखी जा सकती हैं, यानी भयंकर तूफान आया हुआ है। और फोटो के अंदर कैप्शन में लिखा है, ये तूफान से पहले की शांति थी, यानी युद्ध विराम खत्म होने वाला है और अब जंग की तबाही आने वाली है। ट्रंप ने जंग की धमकी ही दी थी कि यूएई पर हमला भी हो गया। माना यह जा रहा है कि इस हमले के साथ ईरान ने खाड़ी देशों को खुली चेतावनी दे दी है कि जंग का नतीजा क्या होने वाला है। उसने अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों को धमकाया भी है कि इन देशों ने अपने इलाके को ईरान के दुश्मनों के इस्तेमाल के लिए खुला छोड़ दिया है। ईरान ने अब तक संयम बरता है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। उधर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने की ही बात कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान की 70 दिन की मजबूती से खड़े रहने की कोशिश ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। अब भविष्य ग्लोबल साउथ का है। इस बीच खबर ये आ रही है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू की ट्रंप से बात होने वाली है। नेतन्याहू ने ट्रंप से उनकी चीन यात्रा और ईरान पर भी चर्चा करने की बात कही है। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान ईरान पर हमले का फैसला किया जा सकता है, जिसके संकेत ट्रंप दे रहे हैं, यानी पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने वाले हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सीएनजी के दाम एक हफ्ते में दूसरी बार बढ़ा दिए गए हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि देश की जनता को अब आने वाले और भी बुरे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए। और 3 रुपये तो अभी बढ़ाए हैं, लेकिन 11 रुपये अभी भी प्रति लीटर पेट्रोल का घाटा देश भुगत रहा है। खैर, इन 3 रुपये से कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खुश भी होने कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए कि हर पेट्रोल पंप पर एक ऐसा काउंटर बना देना चाहिए जिसके ऊपर भक्ति काउंटर लिखा हो और उस पर भक्त ही पेट्रोल भरवाएं, चाहे वो 20 रुपये प्रति लीटर नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो। खैर, बाकी की जनता को आने वाले दिनों में महंगाई के इस पहाड़ को पार करने की कोशिश करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।